नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचएमपी वायरस की और इसी के साथ ही टीकाकरण की, क्योंकि अगर बात करें एचएमपी वायरस की तो चीन के बाद अब भारत में भी एचएमपी वायरस के संक्रमण का डर तेजी से फैल रहा है और वायरस की चपेट में ज्यादातर बच्चे ही आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस वायरस के बारे में हम पूरी जानकारी रखें, जागरूक रहें, क्या इसके लक्षण है और क्या इसका इलाज है, इस वायरस की और टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है न सिर्फ एचएमपी वायरस के लिए बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वृंदा चेस्ट एंड एलर्जी क्लिनिक से श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केदारनाथ देवांगन। डॉक्टर केदार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। डॉक्टर केदार, टीकाकरण के बारे में तो आपसे पूरी जानकारी हम लेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले बात करते हैं एचएमपी वायरस, क्योंकि कई सारे सवाल लोगों के जहन में इस वायरस को लेकर। बताइए क्या है ये वायरस और क्या यह कोविड की तरह ही है? जी, एचएमपी वायरस ह्यूमन मेटानिमो वायरस है और निमो मीन्स लंग होता है, तो फेफड़े का वायरस है। जैसे कि RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो बच्चों में होता था, तो ये उसी प्रकार का एक वायरस, उसी फैमिली का एक वायरस है और ये कोविड से थोड़ा सा डिफरेंट है। कोविड ज़्यादा खतरनाक था, ये थोड़ा सा कम खतरनाक है। डॉक्टर केदार, हमने सुना है कि क्योंकि ये कोविड की तरह ही, आपने बोला पूरी तरह की कोविड नहीं है लेकिन उसकी तरह ही है, तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल है आज की डेट में कि क्या जैसे हम प्रिकॉशंस कोविड के समय रखते थे, क्या एचएमपी वायरस के समय भी वैसा ही रखें? बताइए कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस रखें? जी, जैसे कि कोविड में हम लोगों ने सीखा है कि मास्क पहनना, डिस्टेंस बना के चलना, भीड़ एरिया में नहीं जाना और हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से यूज़ करके हमें करना है और जो भी रोगी हैं वो उनको रेस्पिरेटरी एटिकेट जैसे कि शोल्डर में स्नीजिंग करना, छींकना, तो ये सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें कोविड जैसे ही रहेगी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, श्वसन तंत्र का वायरस है। जैसे कि कोरोना में हुआ था, सेम ऐसा ही है। बट बेसिकली ये वायरस के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। ये सन 2001 में ही नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था और ये वायरस पहले से ही था, बट अभी क्या हुआ है, इस वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन में क्या होता है, कोई नॉर्मल वायरस भी अगर म्यूटेशन हो जाता है तो काफ़ी खतरनाक बन जाता है। तो बेसिकली अभी जो हमारे इंडिया में जो केसेस आए हैं, जिसमें से कर्नाटका, गुजरात और कुछ जगह हैं 2-3 करके आंकड़े अभी 17 तक जा रहे हैं। बट हो सकता है ये आंकड़े बढ़ते जाए, जैसा कि चाइना में अभी दिसंबर में लेटेस्ट बढ़ रहा है केसेस। बेसिकली ये वायरस कहाँ नोज़ में इन्वॉल्व करता है, ड्रॉपलेट के थ्रू, दूसरे के थ्रू या सरफेस टचिंग, कहीं से ये वायरस हमारे कॉन्टेक्ट में आता है और ये नोज़ से लेके अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। बेसिकली जो बच्चे रहते हैं, स्पेशली जो इन्फेंट हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनको ये वायरस ज़्यादा देखने को मिला है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस कभी भी, अभी जो हमारे इंडिया में जो वायरस जो आए हैं वो आराम से ठीक हो जा रहे हैं 3 से 7 दिन में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 3 से 5 दिन है और लोग 7 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। और जो बच्चे भी हमें जो केस मिले हैं वो भी काफ़ी रिकवरी में है। एक बात जो हमने अब तक सुनी है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं कोविड से मिलते जुलते हैं, जैसे आम लक्षण, सर्दी, बुखार। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे ही समझना चाहते हैं, जरा दर्शकों को समझाइए कि क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे हमें क्लियर ये पता चल पाए कि ये एचएमपी वायरस ही है? जी, वायरस का, कोई भी वायरस का नेचर ये होता है कि वो आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, बुखार आएगा। और ये वायरस चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है तो आपको सर्दी भी होगी, खांसी भी होगा, चेस्ट पेन होगा। स्पेशली जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं उनका अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है सांस की नली में स्वेलिंग के कारण सीटी की, वीजिंग की भी आवाज़ आए। तो ये काफ़ी चीज़ें, उसका वेरिएशन है, माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर भी जा सकता है। तो इसके सिम्टम अलग अलग देखने को मिलते हैं। डॉक्टर केदार, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हमने दर्शकों को शुरुआत में ये बताया कि ज्यादातर जो पेशेंट सामने आ रहे हैं वो बच्चे ही हैं, 4 साल से छोटे बच्चे। एचएमपी वायरस किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चों को या फिर बुजुर्गों के लिए भी यह वायरस खतरनाक है? इसके बारे में बताइए। जैसा कि मैंने पहले बोला था, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो है मोस्ट कॉमन जो वायरल होता है, जो इन्फेंट बच्चों में इन्फेक्ट करता है, उसी जैसा वैसा ही वायरस है ये एचएमपी वायरस। बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही करेगा। मेनली जो इन्फेंट हैं, जो लो बर्थ वेट हैं, जिनको लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल से ऊपर हैं, जिनको फेफड़े की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, एनीमिया है, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे साहू लोग सिकलिंग के पेशेंट हैं, तो और भी कई जो बीमारियां हैं तो उनको भी ये होने का आशंका है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर होता है तो चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाता है। निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियोनिमोनिया, ये 3 चीज़ें ऐसी खतरनाक है जो इससे डेथ भी हो सकती है।
सकती है। और डॉक्टर केदार, जैसे कि आपने लक्षण के बारे में भी जानकारी दी, इससे कहीं ना कहीं हम और जो डॉक्टर्स हैं वो समझ तो सकते हैं कि एचएमपी वायरस के लक्षण है, लेकिन इसका प्रॉपर पता कैसे लगाया जाता है? कोई टेस्ट इसके लिए जो किए जाते हैं? जी बिल्कुल, अभी लैब टेस्ट हो रहे हैं जिसमें पीसीआर होता है और मल्टीप्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेक्स में उस वायरस के अलावा भी और भी कोई वायरल होता है उसका भी पता चल जाता है। तो इसका आसानी से, जैसे कि कोविड में स्वैब ने जो फेरेंजियल स्वैब से लेते थे टेस्ट, सेम इसका भी वही प्रोसेस है। कुछ घंटों में इसका रिपोर्ट आ जाता है और काफ़ी इजीली हम पता लगा लेते हैं कि ये वायरस का इन्फेक्शन है। चलिए डॉक्टर केदार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्योंकि देखिए ये तो बात होगी लक्षण की, टेस्ट की, लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन अब तक बनी है? जी अभी तक इसका एंटीवायरल नहीं बना, जैसे कि फ्लू का बन गया है, कोविड का भी एंटीवायरल बन गया है, बट इसका एंटीवायरल अभी तक नहीं आया है। इसका सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करना है, जैसे कि मेनली हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर फीवर है, बुखार है तो बुखार कम करना है, पैरासीटामोल की दवा देना है। अगर पेन है तो पेन की दवा देना है। कफ सप्रेसेंट देना है। नेजल कंजेशन है उसका दवा देना है। ये ऑलरेडी 6 से 7 दिन में ये ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा सीरियस केस होते हैं तो हॉस्पिटलाइज करके ऑक्सीजन वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। चलिए डॉक्टर केदार, हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आते हैं। वैक्सीनेशन की बात अगर करें तो एचएमपी वायरस की या फिर और किसी भी बीमारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी। इसलिए आपसे समझना चाहते हैं कि विभिन्न बीमारियों से बचने में टीकाकरण कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है। जी, मैं इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सभी को डाउट है कि वायरल का इन्फेक्शन हमें होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। तो मैं बोल दूं कि जैसे कि कोविड एरा में हम लोगों ने देखा, कोविड का वैक्सीन जिन जिन को लगा है उसके बाद से नॉर्मल फ्लू जो होते हैं, सीजनल जो फ्लू होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम देखने को मिला। इससे ये दिखाता है कि जो भी वैक्सीनेशन है उनका काफ़ी रोल है। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो फ्लू के टीके हैं, फ्लू के टीके सभी वर्ग के लगाने चाहिए, बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक। और जो बेसिकली जो बच्चे हैं और जो उनको एलर्जी है उनको हर 6 महीने में लगाना चाहिए। तो फ्लू के टीके से क्या होगा कि एटलीस्ट इन्फेक्शन आपको होगा, एचएमपी वायरस होगा और कोई भी कोविड वायरस, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होगा, बट उसकी सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वैक्सीन से जो आपके बॉडी में जो ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप होगा उसके कारण आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो फ्लू का टीका जरूर लगवाएं। और डॉक्टर केदार, आपने ये तो बता दिया कि टीकाकरण कितना ज्यादा जरूरी, लेकिन एक बार ये भी समझना चाहते हैं आपसे क्योंकि लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी होती है। क्या इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है? उस प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए। जी, मैं बेसिकली एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करता हूँ। तो एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैसे सभी को पता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको टीके लगते हैं, जब बाई बर्थ उनको बीसीजी का टीका लगता है और बाकी टीके उनके गवर्नमेंट के थ्रू भी कहीं फ्री में भी होके सारा टीका लग जाता है बस। बट बड़ों की कोई बात नहीं करता, मिडिल एज की 50 ईयर अबो की कोई बात नहीं करता, उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ वैक्सीन के लिस्ट मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, जैसे कि फ्लू का वैक्सीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निमोनिया का वैक्सीन जो 60 साल से ऊपर है उनको निमोनिया के लाइव एंड किल वैक्सीन दोनों टीके लगाना चाहिए। और जो मिडिल एज में है, जिनको COPD है, फेफड़े की बीमारी है, अस्थमा है और भी कोई इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ वाली डिसीज़ है तो निमोनिया के टीके लगाना चाहिए। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सलाइवा से भी फैलता है। हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हमारा सलाइवा से भी ये वायरस आपके शरीर में एंट्री कर सकता है। अच्छा, ये करता क्या है, ये लीवर को सिरोसिस कर देता है। मतलब ये जैसे कि जो अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर सिरोसिस हो जाता है, वैसे आपका अगर हेपेटाइटिस बी होगा इन्फेक्शन तो आपके लीवर सिरोसिस होगा, आपके पेट में पानी भरेगा और अल्टीमेटली चीज़ें काफ़ी ख़राब कंडीशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के लिए अपना टाइटर चेक करवाएं। अगर 100 से ऊपर है तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, 50 to 100 है तो 1 डोज, 50 से कम में लो डोज। इसके अलावा मैं बोलूँगा सिंगल्स को बोलते हैं, जैसे हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन। हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन 50 साल से ऊपर वाले को सभी को लगाना चाहिए, जो क्योंकि हर 3 में से 1 को सिंगल्स होता है। और हर्पीस इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें दाने होते हैं, पानी भरता है और वो हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस है, तो ये टीके भी हमें लगाने चाहिए। और डॉक्टर केदार, ये तो बात होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन हमारे लिए, चाहे हम किसी भी एज में क्यों ना रहे। लेकिन कई बार ये आजकल देखा जाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जब तक उन्हें अंदर से कोई बीमारी नहीं हो जाती है, फीवर नहीं होता, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। ऐसे में अगर उन्हें जागरूक करना है कि उन्हें किस तरीके से डॉक्टर के पास आना है, अपनी जाँच करानी है और प्रॉपर जो टीका है वो लेना है, तो कैसे जागरूक उन्हें किया जाएगा? जी, सबसे पहले जागरूक तो डॉक्टरों को होना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँ
जैसे मैं बीइंग अ डॉक्टर मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे भी पता है इम्पोर्टेंट ऑफ वैक्सीनेशन क्या है। बट मैंने एक कोर्स अटेंड किया, मुंबई में गया था जहाँ पे वैक्सीन के बारे में बताया गया था। उस कोर्स को अटेंड करने के बाद मैंने आके अपना खुद हेपेटाइटिस बी का टाइटर चेक कराया और ये समझा कि जिस प्रकार जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं हम कि आने वाले जब बीमारी हो जाए तो हमें पैसे का लोड ना रहे, हमारा इलाज जल्दी हो जाए और फ्री में हो जाए, उसी प्रकार अगर बीमारी से बचना है तो पहले ही हम वैक्सीनेशन हो जाए जिसके कारण हमें इन्फेक्शन ना हो और हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्पेशली जो डॉक्टर हैं, उनको तो सारे अपने पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि एडल्ट इम्यूनाइजेशन कितना ज़रूरी है और कौन कौन से वैक्सीन हैं, कैसे लिस्ट है, कौन से एज में लगाना है, ये आपको गूगल में ही मिल जाएगा। और आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल और वैक्सीनेशन के बारे में पूरा प्रॉपर गाइडलाइन लीजिए। और डॉक्टर कहता है जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगाने हैं 6 महीने तक या फिर उसके आगे, ये तो डॉक्टर से हमें शुरुआत में ही बता देते हैं। लेकिन अगर बात करें अडल्ट्स की या फिर बात करें जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो वो होते हैं वो अपनी सेहत को उतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसे में आपने ये तो बताया कि टीकाकरण कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, वो अब बचपन के बाद वो सोचते हैं कि अब तो जरूरी है ही नहीं कोई वैक्सीन, तो उन्हें कितना नुकसान इसका हो सकता है, इसके बारे में जरा उन्हें बताइए। जी बिल्कुल नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मान लो आप फ्लू का टीका नहीं लगाते हो तो हर सीजन में नया वायरस आएगा, हो सकता है आपको वायरस इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हो जाए, हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो जाए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद मान लो हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अगर निमोनिया के टीके नहीं लगाते हो, अगर जिनको सीओपीडी है और जो ओल्ड एज है, मोस्ट कॉमन जो आईसीयू में एडमिशन के जो रहते हैं वो निमोनिया के कारण होते हैं। जो बड़ों में जो ओल्ड एज रहते हैं और जो इनकी ओबेसिटी रहती है तो उनको काफ़ी तकलीफ होता है, तो हमें निमोनिया से बचने के लिए भी उसका वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके अलावा सिंगल्स हर्पीस के कारण भी अगर हो जाता है तो कुछ लोगों में 4 to 6% लोगों को देखा गया है कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं, अगर उनको होता है हर्पीस तो 1 महीने के अंदर स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो आप देखते रहोगे कि ये जो इन्फेक्शन है, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इवन कैंसर का भी वैक्सीन आ गया है, तो जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वैक्सीन हर चीज़ का डेवलप हो रहा है। अभी डेंगू का वैक्सीन आने वाला है, तो जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल हो रहा है। और इसके लिए हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जिनके टीके अवेलेबल हैं, हमें अगर वो लगाना है तो डॉक्टर से संपर्क करके जरूर लगाइए। डॉक्टर केदार, ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या एचएमपी वायरस के इलाज के लिए कोई एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है? जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले बोलते हैं एंटीवायरल में अगर वायरस है तो आपको कंटिन्यूअस फीवर रहेगा। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार फीवर आ गया तो अब एंटीबायोटिक लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन हो गए कंटिन्यूअस वायरल हो रहा है तो आपको अगर इम्यूनिटी कम है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो बिना देरी के आपको एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए और इसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए पिछले 3 महीने में अगर आपने वो एंटीबायोटिक लिया है तो उस एंटीबायोटिक को रिपीट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार फिर से टीकाकरण में ही आते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर हम बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर हमने आज तक बच्चों के टीकाकरण के बारे में सुना है, कितने प्रकार के टीकाकरण होते हैं, क्या ये हर स्टेज के लिए आपने बताया कि बड़ों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, अडल्ट के लिए अलग है, इनके बारे में ज़रा बताइए कि कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं और किस टाइम पे कौन से टीके हमें लगाने चाहिए? जी देखो, वैक्सीनेशन दो तरह का होता है। एक होता है लाइव वैक्सीन लगता है, एक होता है किल्ड वैक्सीन लगता है। लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिनमें आपको लगने के बाद जीवन भर प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि निमोनिया के टीके 2 टीके होते हैं, एक लाइव होता है, एक किल्ड होता है। तो लाइव वैक्सीन एक बार लगा लीजिए, आप पूरे लाइफ टाइम तक आप फ्री रहेंगे कि आपको निमोनिया के चांसेस कम रहेंगे। किल्ड वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं जिनको हमें बार बार लगाना पड़ता है, जैसे कि फ्लू का वैक्सीन है, जैसे कि निमोनिया के दूसरे टीके जो हर 5 साल में लगाना पड़ता है, जैसे टी टैब है जिसको हर 10 साल में लगाना पड़ता है, पर्ट्यूसिस जिसको हम कुकुर खांसी भी बोलते हैं। तो ये सब के टीके, इसके अलावा वेरिसेला, मेनिंजोकोकल, तो इतने सारे वैक्सीन हैं कि इनको अपन को समझना पड़ेगा और जो रिस्क में हैं उनको वो वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। और इसके लिए आप ज़्यादा बेहतर समझने के लिए डॉक्टर से मिलिए, उनके गाइडेंस कीजिए, जो बेसिकली इम्यूनाइजेशन के बारे में समझते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में समझते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का प्रॉपर हर चीज़ आ जाएगा।
बिल्कुल डॉक्टर केदार, ये तो आपने सही कहा कि अगर हमें कुछ भी डाउट है अपनी सेहत को लेकर के तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाए, क्योंकि खुद से अगर नेट पे हम सर्च करते हैं, कहीं सुनते पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है हमारे लिए भी। एचएमपी वायरस की अगर बात करें डॉक्टर केदार, तो आज की डेट में इलाज तो आपने बताया कि इसका क्या है, लेकिन इससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में बताइए, क्या कठिनाइयां आती है इसके इलाज में, और क्या हम ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिसके बाद अगर हमें एचएमपी वायरस होता है तो इसके इलाज में परेशानियां हो सकती है। जी, जैसे कि कोविड के एरा में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख गए हैं, मतलब गवर्नमेंट से लेके हेल्थ केयर से लेके सारा सिस्टम इम्प्रूव हो गया है कि जैसे कोविड के समय में हमें जो संकट आई थी, हम लोगों ने वो प्रिपेयर्ड अब होने का तरीका हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है, वेंटिलेटर सही रखने हैं, ऑक्सीजन प्लांट देखने हैं। तो ये सारा प्रिपेयर्डनेस अब पहले इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा हो गया है कि हम अगर कोई भी कठिनाई होती है तो हमारी गवर्नमेंट जो है और बाकी प्राइवेट जितनी भी हैं सब उनकी मिल के तैयारियां कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हमें बिंग मतलब जो भी लेमेंस हैं, जो भी बाकी जो अदर स्टाफ हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखना है, ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है, अपना हेल्दी बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, रूटीनली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर योगा उसमें जोड़ सकते हैं, बोलते हैं किसी, अगर लंग्स और लेग ये दोनों आपके अच्छे हैं तो आपको इन्फेक्शंस और आप कम होंगे, आपकी लाइफ बहुत लंबी रहेगी। तो बेसिकली लंग्स की एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ तैयारियां करके हम इसे जंग से लड़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें नहीं पता कि ये इन्फेक्शन क्या हो सकता है, कैसा म्यूटेशन होगा वायरस में, हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ डॉक्टर केदार, जिससे अगर कोविड की हम बात करें तो कोविड के समय हमने देखा था कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो पहले के बाद कुछ महीने बाद जब फिर से कोविड आया था तो कुछ लोगों को फिर से कोविड हो गया था। अगर एचएमपी वायरस की बात करें तो क्या यह भी बार बार हो सकता है एक बार ठीक होने के बाद? जी बिल्कुल, अगर देखा गया है कुछ लोगों में कि ये ठीक होने के बाद जैसे कि हमें लगता है कि एंटीबॉडी बन गई हमारे बॉडी में पर्टिकुलर वायरस के लिए, एचएमपी वायरस के लिए, लेकिन कुछ ये वायरस ऐसा है कि ये दोबारा इन्फेक्शन भी कर सकता है। बट मैं यही बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके बॉडी में अगर एंटीबॉडी बन गई है, अगर आपने फ्लू का वैक्सीन लगाया या कुछ भी लगाया है, तो अगर इन्फेक्शन से वो आपको बचाएगा नहीं, बट इन्फेक्शन के कारण जो सीवियरिटी होगी, जो निमोनिया होगा, बेसिकली जो ब्रोंकियोलाइटिस होगा, ऐसे बड़े बड़े जो खतरनाक बीमारी होगी उससे आप बचे रहोगे। तो ये वायरस बेसिकली जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से ये दोबारा जरूर इन्फेक्ट कर सकता है और किया भी है, कई लोग को बार बार भी इन्फेक्ट कर सकता है। डॉक्टर केदार, एचएमपी वायरस के जो इफेक्टेड लोग हमें कह सकते हैं कि जो पेशेंट है, क्योंकि देखिए कोविड के समय हमने देखा था कि कोविड के पूरे तरीके से ठीक होने के बाद भी जो से संक्रमित थे उन्हें कई बीमारियां हो रही थी, उन्हें इम्यूनिटी उनमें कम हो गई थी अंदर से, जिसके बाद वो कई संक्रमण के शिकार भी हुए थे, कई मौतें भी देखने को मिली थी। एचएमपी वायरस की बात करें तो इससे इफेक्टेड व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाता है तो क्या उसके शरीर में इसके कोई वायरस रह जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोई दिक्कत होती है आगे उन्हें? जी, अगर सही ट्रीटमेंट और सही टाइम पे अगर मिलता है तो चीज़ें सब ठीक होती है। अगर वायरस आपके लंग्स को ज़्यादा डैमेज कर चुका है तो आपके लंग्स ऑलरेडी जो फाइब्रोसिस होगा, सिकुड़ जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी तो डाउन होगी। अच्छा, जो कोविड के समय में जो ट्रीटमेंट हुआ था, कई लोग को काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड, काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ हुआ था, जिसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन और काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो वो सारा शरीर को काफ़ी लंबे समय से नुकसान करता है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर कर देती है। तो बेसिकली वायरस का लोड कैसा है, उसकी सीवियरिटी कैसा है, ये सब पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर वायरस इन्फेक्शन के बाद क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो हम रोज ही देखते आ रहे हैं कि लगातार जो इस वायरस के लोग भी संक्रमित भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें भारत की, तो भारत सरकार इसके लिए क्या नए चीजें कर रही है, क्या नए स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप बताइए कि एक्सपर्ट इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? अगर इसके वायरस लगातार बढ़ते जाते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा? जी, अभी का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जो भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी बोल रहे हैं कि मतलब वायरस जो है अभी उतना नुकसान नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, चीज़ें कंट्रोल में है। बट जितने भी एम्स से हैं हमारे, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लेवल के सारे स्टेट के लोगों ने सबने तैयारियां चालू कर दी है। सबने बेड प्रिपेयर्डनेस, वेंटिलेटर प्रिपेयर्डनेस, ऑक्सीजन को चेक करना और बाकी सब हेल्थ जो भी है। तो अभी हम पूरी तरह से तैयार हैं और सभी जगह गाइडलाइन भी चालू हो गया है। तो हमें मतलब सभी तरफ से हम प्रिपेयर्ड हैं और वायरस से बिल्कुल हम जंग जीत सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा अगर होता है तो। बिल्कुल डॉक्टर केदार, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल टीकाकरण को लेकर मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्रोग्राम के बारे में आपने बात की, इस प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टीकाकरण को लेकर यह लोगों को किस तरीके से अलर्ट कर रहा है? जी, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगा
क्योंकि कई लोग को लगता है कि मैं कभी अल्कोहल नहीं लेता, मैं कभी कुछ एडिक्शन नहीं लेता, सर फिर मेरे को क्यों इन्फेक्शन हुआ, सर मुझे ये बीमारी क्यों लगी। मैंने सर हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया। आपने सब चीज़ कराया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बस मनी मैनेजमेंट करेगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी बीमारियां हो जाएंगी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा। और भी कई बीमारियां हैं, आपको लगता है कि हम हेल्दी हैं, हमें कुछ नहीं होगा, बट इस सब चीज़ में इम्यूनाइजेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शस डिसीज़ इतना है और हमारे जो फील्ड है, वर्ल्ड है, जो इम्यूनाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इतने ज़्यादा टीके आ रहे हैं। जैसे कि लेटेस्ट सिंगल्स का टीका, हर्पीस का टीका हमें नहीं पता था, क्योंकि हर 50 साल से ऊपर में ये वायरस 90% रहता है हमारे शरीर में, ये कब एक्टिवेट हो जाएगा हमें नहीं पता। तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन डिसीज़ कॉमन है, तो हमें वैक्सीन के लिए तो अवेयर बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस इसके लिए, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर से मिलिए, अपने हिसाब से, एज के हिसाब से जो वैक्सीन आपको नीड है उसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो पूरा इंडिया हेल्दी रहेगा और सब हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर केदार, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी हमारे इस एपिसोड को देखकर वैक्सीनेशन के लिए अलर्ट हो जाएंगे। डॉक्टर केदार, अंत में सेहत से जुड़े कोई एडवाइस हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप सब चीज़ को ध्यान देते हैं, आप फैमिली को ध्यान देते हैं, सोसाइटी लाइफ को ध्यान देते हैं और बिजनेस भी करते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, बट हेल्थ के लिए भी सभी को अब अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो सब रहेगा। वेल्थ की कोई रोल नहीं, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो वेल्थ का कितना भी कर लो कोई मतलब नहीं। तो हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज और लास्ट में इम्यूनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने जीवन में ज़रूर उतारिए इसको। बिल्कुल डॉक्टर केदार, एचएमपी वायरस को लेकर जितने सवाल हमारे जहन में थे, हमारे दर्शकों के जहन में थे, आपने सभी सवालों के पूरी तरीके से जवाब दिए हैं और टीकाकरण को लेकर के भी आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हमारे फिलहाल इस कार्यक्रम में सेहत में इतना ही, लेकिन आप भी अपने साथ साथ अपने परिवार की सेहत का जरूर ध्यान रखें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।